HSC हिंदी महाराष्ट्र बोर्ड के रस्सा स्वादन के पार्ट को छूने वाले दोस्तों, ये रस्सा स्वादन लिखा कैसे जाता है? क्या वो इतना डिफ़िकल्ट होता है कि आप उसको, जिसकी 6 मार्क्स की वेटेज है, ऐसे एक टॉपिक को आप छोड़ दें? क्या इसके लिए सर मुझे सारी पोएम्स आनी चाहिए क्या? क्या ये बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है क्या? ये सारे जो भी आपके क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं, उन सब का जवाब मैं इस 6 पूरे मार्क्स को किस तरीके से स्कोर करना है वाले वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको क्या करना है, बस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना है। और उसके पहले, अगर आपने हिंदी महाराष्ट्र बोर्ड की अब तक कोई भी तैयारी शुरू नहीं की है दोस्तों, बहुत ही कम वक्त है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इन्हीं सारी टॉपिक्स पे जो भी आपके हिंदी महाराष्ट्र बोर्ड के एग्ज़ाम में है, सभी टॉपिक्स पे हमने सेपरेट वीडियोस बना रखी है। पेपर डिस्कशन, व्याकरण विभाग, पेपर किस तरीके से पूछा जाता है, किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इन सभी बातों को मैंने डिस्कस कर रखा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, प्लीज़ जाके ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो फिर इस वीडियो पर कंटिन्यू कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक से शुरुआत करते हैं कि उसमें आपके 6 से 7 पोएम्स होते हैं दोस्तों, प्रिसाइजली 7 पोएम्स। ठीक है, पहली है आपके नवनिर्माण, दूसरी है सच हम नहीं सच तुम नहीं, ठीक है, फिर तीसरी है पेड़ होने का अर्थ, चौथी चुनिंदा शेर, ठीक है। और ये मैं लाइन वाइज नहीं जा रहा हूँ, इसलिए कई लोग अगर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि चुनिंदा शेर तो पीछे आ गए, मैं उस फॉर्मेट में जा ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैंने नंबर ऑफ पोएम्स लिखा हूँ। ठीक है, 5वीं आपकी गुरुबानी है। ठीक है, वृंद के दोहे और लोकगीत जिसमें सुनो किशोरी का पोएम है। ठीक है, तो ये आपके 6 से 7 पोएम्स हैं। अब इनमें से कुछ ऐसी पोएम्स बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा तैयारी की याद रखने वाली चीज़ें उसमें है ही नहीं। तो उन सब पोएम्स को आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और उनका सिंपल डिस्क्रिप्शन, जो डिटेल बातें हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है, मैंने आपको देखना कुछ ऐसे पोएम्स बहुत टफ टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, और जिन पे आप टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा आप उन्हीं उसी टाइम को दूसरी पोएम्स को ढंग से थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ पोएम्स भी है जो आपको स्किप करनी पड़ेंगी। ऑफ कोर्स आप सभी पोएम्स नहीं करने वाले। ठीक है, तो वो पोएम्स कौन सी है उसे मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो पोएम्स आपको स्किप करनी है, जो पोएम आपको बिल्कुल भी नहीं ध्यान ही नहीं देना उन पर, ठीक है, वो है आपका गुरुबानी, वृंद के दोहे और सुनो रे सखिया, जो सबसे आपका लास्ट वाला है, लोकगीत का पार्ट। उन सभी को आपको देखना भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उन पे ध्यान देने की। तो अब बचते हैं 4 पोएम्स। ये 4 पोएम्स, सिर्फ यही 4 पोएम्स आप कीजिए, आपको आराम से रसोदन के पूरे 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं हर पोएम का रसोदन इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नवनिर्माण पोएम से। ठीक है, रसोदन में हमेशा आपको 4 पॉइंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला है कवि का नाम, पसंद की पंक्तियाँ। ठीक है, ये पंक्तियाँ, ये पोएम एक्चुअली आपको पसंद क्यों है, उसका कारण क्या है, और जो पोएम में एंटायरली जो सेंटर थीम था, जैसे कि इंग्लिश में पोएम एप्रिसिएशन है, सेम वैसे ही आप कह सकते हैं। ठीक है, सेंटर थीम, ठीक है, पोएम की, दैट इज़ केंद्रीय भाव। ये 4 पॉइंट्स के थ्रू आपको रसोदन बताना होता है किसी भी पोएम्स का। ठीक है, तो कवि का नाम यहाँ पे मच नीडेड है कि जो आपको याद रहे। तो ईजी है, बहुत ही कम कवियों का नाम आपको याद रखना है। नवनिर्माण के, सच हम नहीं सच तुम नहीं के। ठीक है, ऐसे आपको 4 ही पोएम में बताइए तो 4 ही कवियों के नाम को याद रखने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। इसके आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। पसंद की पंक्तियाँ बताने के आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब पसंद की पंक्तियाँ मैंने इस वीडियो में जो PDF आपको नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन मिल भी जाएगा, वहाँ पर मैंने हर पोएम की सबसे सिंपलेस्ट लाइनों को उठाकर यहाँ पे आपके लिए रखा है। ठीक है, जो आप आराम से याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको पूरे 1 मार्क्स मिल जाते हैं। पसंद आने के कारण यहाँ पे आप अपने मन का कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो याद करने वाली चीज़ है दैट इज़ कवि का नाम और पसंद की पंक्तियाँ, वहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल चुके। अब ये कविता की जो पंक्तियाँ आपने उठाई है, या फिर ये कविता के बारे में एक छोटी सी बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पसंद क्यों है, इस चीज़ को आपको बताना होता है। अगर आपको पोएम्स की लाइनें याद है, ठीक है, उन्हीं पोएम्स का बेसिक जो लाइनों का एक बेसिक एक्सप्लेनेशन होता है वो यहाँ पे आपको लिखना होता है।
ठीक है, दैट इज़ पसंद आने का कारण। मैं डिस्कस करूँगा पर्टिकुलर विद द एग्जाम्पल्स। और बोर का एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी उठाया है, पेड़ होने के बाद पिछले साल पूछा गया था, उसे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अगर आपके पास 21 और डाइस भी होंगे तो आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं अपने हिसाब से आंसर, बट बेसिक फॉर्मेट यही होता है, मैं आके बताता हूँ। ठीक है, देन जो केंद्रीय भाव होता है वो अगर आप पाठ परिचय पढ़ते हैं तो वहाँ से भी आपको प्रॉपरली मिल जाता है। ठीक है, बट मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से मैंने किस तरीके से सिंपल तरीक़ों से सब कुछ को बताया गया है, सारी पोएम्स के केंद्रीय भाव को, पसंद की पंक्तियों को, सब कुछ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा और केंद्रीय भाव में भी आपको 2 मार्क्स मिलता है। इस तरीके से आपका 6 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो ये तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई। ठीक है, हम ज़रा एक पोएम का एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि कितना ये सिंपल है। सबसे पहले तो इस कविता के कवि का नाम था त्रिलोचन जी, वो हमने लिख दिया। अब पसंद की पंक्तियाँ मैंने यहाँ पे लिखी है। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में उड़ जाए, व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये 4 लाइनें लिखी, बहुत सिंपल लाइनें, आप अपने हिसाब से कोई भी लाइनें उठा सकते हैं। किताब को एक बार बस रेफर कर लीजिए। ठीक है, अब इन पंक्तियों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। व्योम मतलब होता है आसमान। ठीक है, इस पंक्तियों का बेसिक मतलब क्या है कि आप कितने भी बड़े हो जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, आप कितना भी कमा लीजिए और दौलत शोहरत सब हो, बट आपको अपने रूट्स को नहीं भूलना है। आप किस परिवार से आते हैं, आपके जो दोस्त हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, अगर मेरा दोस्त गरीब है या फिर थोड़ा सा एक पिछड़े वर्ग का है, ठीक है, थोड़ा रहन सहन उसका अच्छा नहीं, तो मैं उससे बात ना करूँ, मैं उससे दूर हो जाऊँ। ठीक है, एक वो जो डिफरेंस आ जाता है दोस्ती में, रिश्तेदारों में, वो नहीं आना चाहिए। वो इन लाइनों के थ्रू यहाँ पे बताया जा रहा है। ये अगर आप पढ़ेंगे बेसिक बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पे सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन किया है, लिख दीजिएगा, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और बस बेसिक ऐसे आपको अपने मन से लाइनों को एक्सप्लेन करना होता है। आपको पंक्तियाँ याद होंगे, अपने हिसाब से कुछ भी लिखिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है सर, एटलीस्ट भरने का ट्राई कीजिए, आधा मार्क्स मिल जाएगा। ये एक जुगाड़ वाला ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बट जो एक बेसिक फॉर्मेट है वो उसके हिसाब से लाइनों को एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, सिंपलेस्ट लाइन उठाइए, पोएम को एक बार रेफर कीजिए। अगर आपको पोएम नहीं समझ आती, आप आराम से चेक कर सकते हैं, बहुत सारे पोएम एक्सप्लेनेशन की वीडियोज़ है, डाइजेस्ट 21 भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जाता है दैट इज़ केंद्रीय भाव। आपको पोएम का जो पाठ परिचय है वहीं से पढ़ना होता है। यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो आपको मैं समझा देता हूँ। प्रस्तुत कविता हमें संघर्ष की जीवन में आवश्यकता को समझाती है और बताती है कि जीवन की मुश्किल का सामना कैसे बिना डरे करते रहना है। जीवन में निर्बलता, अत्याचार, विषमता, ये थोड़ा टफ होता है। केंद्रीय भाव में आपको बहुत सारे हैवी वर्ड्स को यूज़ करना पड़ता है, बट उसके अलावा अगर आपने कवि का नाम, पंक्तियाँ, पसंद का कारण, इन सब को भी एक्सप्लेन कर दिया तो आपको 4 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं 6 में से। ठीक है, बट केंद्रीय भाव 2 मार्क्स के लिए जो देता है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, और बहुत ही ईजी बताया। ये भी अगर आप रेफर करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, जीवन निर्बलता, अत्याचार और विषमता पर विजय पाने के लिए कवि ताकत और हिम्मत इकट्ठा करने के लिए लोगों को समझाते हैं। इतना बेसिक है कि नवनिर्माण पोएम में, और टाइटल से भी कुछ आपको केंद्रीय भाव समझ आ जाते हैं कि है क्या पोएम। पोएम का टाइटल ही आपको केंद्रीय भाव समझाने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि केंद्रीय भाव में क्या लिखे सर, सिर्फ टाइटल को ध्यान दीजिए, टाइटल के बेसिस पे अपने हिसाब से केंद्रीय भाव दीजिए, लिखने के आधे मार्क्स आराम से मिल जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, और ऐसा हर पोएम में करना है। ये जो टिप्स, ये जो रस्सा साधन की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको हर पोएम में रिपीट करनी है। सिंपलेस्ट लाइन उठाइए, उन लाइनों को एक्सप्लेन कीजिए, टाइटल के बेसिस पे केंद्रीय भाव को एक्सप्लेन कीजिए, बस, और कुछ मत कीजिए। कवि का नाम याद है, अच्छी बात है, पंक्तियाँ याद है, बहुत अच्छी बात है, एक्सप्लेन कीजिए और पूरे 4 से 6 मार्क्स स्कोर कीजिए। ठीक है, और बहुत ही कम दिनों की मेहनत है ये, कोई भी ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा दीजिए, बस 4 पोएम से ख़त्म हो जाएंगे आराम से। नेक्स्ट एक और पोएम का मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, दैट इज सच हम नहीं सच तुम नहीं का। ठीक है, कवि का नाम डॉक्टर जगदीश गुप्त। पंक्तियाँ, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पूछना। हम देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने इन पोएम्स को ईजी पोएम क्यों कहा है, क्योंकि इन पोएम्स की जो ये लाइनें हैं, जो पंक्तियाँ हैं, मेरी मनपसंद पंक्तियाँ जो मैंने चुनी है, उनमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगर आप बस एक बार पढ़ लें
तो अपने हिसाब से भी आप इन सब का मतलब लिख सकते हैं। अपने हृदय का शक्ति, अपने आप को खोजना, हम कौन है, हमारी ज़रूरत क्या है, हमको क्या करना है, ये सब अगर हमें पता होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हम कुछ कर सकते हैं। ये सब मीनिंग आपको बेसिक सा लिखना है और सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, केंद्रीय भाव नहीं पता भाई, क्या करें सर आगे? ठीक है, सच हम नहीं सोचतम नहीं, चैप्टर का जो आपको पोएम का नाम दिया है उसी को ढंग से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, ठीक है, सच मैं भी नहीं हूँ, सच तुम भी नहीं हो, मतलब हम दोनों जो है, ना मैं, ना मेरे अपने, ना मेरा कोई दोस्त, ना पूरी दुनिया, कोई भी लॉन्ग टाइम तक टिकने वाली नहीं है, सब कभी ना कभी जाने वाले हैं। तो इस जीवन में जो रियल मूल्य है, जो रियल मीनिंग है हमारी लाइफ का, उसे बनाइए, कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपको याद रखें। ये इस तरह का केंद्रीय भाव हो सकता है सर, हो सकता है सर, हो सकता है कि टाइटल से समझ आ रहा है ना दोस्तों, तो लिख दीजिए, मार्क्स आराम से आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रस्तुत कविता जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने की सीख देती है। रुकावटें तो आएंगी, बस बिना डरे आगे बढ़ते रहो और सफलता तुम पालोगे। ये मैंने छोटे से लिखा है, ठीक है, बट अगर आपको डिटेल वाला चाहिए तो मैं और थोड़ा सा एक्सपांड कर सकता हूँ। बाकी आप इतना भी लिखिए, आपको आराम से केंद्रीय भाव के मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बताया, एक स्पून फीडिंग टाइप में। ठीक है, किस तरीके से आपको 6 मार्क्स के लिए लिखना होता है रसोसागर। ठीक है, इतना लिखिए, बहुत रहता है। थर्ड पॉइंट हमारी, दैट इज पेड़ होने का अर्थ। पेड़ इस कविता के कवि का नाम है डॉक्टर मुकेश गौतम। पसंद की पंक्तियां मैंने यहाँ पे लिखी है। आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूँ कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। ठीक है, कितना भी बड़ा हो जाए, इट मीन्स इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। अब हमारी बॉडी तो पेड़, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ इतनी लंबी, विशाल, चौड़ी ऐसी नहीं हो सकती, मेटाफोरिकली कहा गया है। ठीक है, बट वो पेड़, तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि हम कितने भी बड़े हो जाए इन टर्म्स ऑफ वेल्थ होंगे, ऑफ कोर्स। ठीक है, बट वो पेड़ जितना शारीरिक तौर पर बड़ा नहीं हो सकता, ये एक आप मतलब समझ सकते हैं। और यहाँ पर कहा गया, या यूँ कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता। ये पोएम बहुत अच्छी है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है दोस्तों, इसका मतलब आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इस पोएम में क्या बताया गया है और इन लाइनों में क्या बताया गया कि जो पेड़ होता है वो लोगों को छाया, फल, फूल मदद करता है, लकड़ियाँ देता है, परोपकारी होता है हमेशा। पेड़ों के बारे में अच्छाइयाँ बताई गई इस पूरी पोएम में। ठीक है, तो यही आपका केंद्रीय भाव भी होगा और पसंद आने का कारण भी होगा। ठीक है, लाइनों को एक्सप्लेन कीजिए, दैट इज पसंद आने का कारण। पेड़ की अच्छाइयाँ, पेड़ परोपकारी होता है, पेड़ दाता है, पेड़ हमारा विधाता है, पेड़ हमारा रक्षक है, मित्र है, ये सब केंद्रीय भाव है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इसलिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस लिखा है ताकि आप इसे खुद से भी एक बार करने का ट्राई कीजिए। इसकी PDF को हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, इसे सॉल्व कीजिए, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 3 रससदन के लिए पोएम्स जो बहुत ईजी हैं। ठीक है, मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है ये PDF के थ्रू कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चुनिंदा शेर अगेन बहुत ही सिंपलेस्ट पोएम है, वो एज अ होमवर्क आप कीजिए। अगर आपको उस पर भी एक वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे बता सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के, और मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगा। हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।